Okay, so we were talking about the equation of multiple linear regression over here, and I said कि normally हमारे पास जो first constant है ये सिंबल है v naught, इसके साथ कोई independent variable यहाँ पे represent नहीं करते. Normal traditionally हम x naught यहाँ पे आना चाहिए और as x naught is considered उसकी value is equal to 1 consider की जाती है. That's why nobody incorporates that x naught over here. ठीक है. So this is like the equation of multiple linear regression कि हमारे पास multiple lines क्या नाम है इसके अंदर independent variables आ जाएंगे. ठीक है. And we also have additional constant over here. This additional constant जो है इसका एक particular name है. कहाँ पे है यार बाकी? Just तो तीन ही अभी तक आए. सब मैं मैसेज करती हूँ. I guess उनको ये आइडिया नहीं है कि मीटिंग खत्म हो गई है. शायद लगा के वो साइड पे चले गए थे. बात करनी आपसे. अब इंस्टॉलमेंट भी इस वजह से जमा करवाया है इंस्टॉलमेंट. ओके जी. सो ये जो है बी नॉट एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ये जो फर्स्ट कांस्टेंट है हमारे पास इस इक्वेशन में इसका एक अपना नाम होता है. ठीक है. पर्टिकुलर नेम इट हैज. क्या नाम बताया था मैंने? डज एनीबॉडी टेल मी? कैन एनीबॉडी टेल मी? जी किसी को है याद है? बी नॉट को या लेट सपोज किसी भी इस लोकेशन पे जो कांस्टेंट है कोई भी सिंबल हो सकता है. ठीक है. इसका पर्टिकुलर नेम है. वो नाम किसको याद है? जी. कॉन्सोनेंट. नो, नॉट कॉन्सोनेंट. इट इज एक्चुअली इंटरसेप्ट. ओके. जो कि एक ऑफसेट जिस तरह ऑफसेट काम करता है उसी तरह ये इसकी बात होती है. ओके जी. सो this is the equation of multiple linear regression, particularly for this sort of data. स्पेशल ये जो डेटा एग्जांपल में गिवन है इसी के लिए ये इक्वेशन बनेगी. नाउ द थिंग इज के अगर इसको हम जनरलाइज करना चाहें. ठीक है. तो हम इस इक्वेशन को इस तरह जनरलाइज कर सकते हैं कि इन जनरल फॉर्म वी विल कंसीडर दैट ओके देयर इज अ हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस इज सेम एज लाइक द एस्टिमेटेड द आउटपुट ऑफ दिस एल्गोरिथम. जिस तरह यहाँ पे हम y हैट से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो h थीटा ऑफ x इज सेम. ठीक है. जस्ट यूजिंग डिफरेंट सिंबल. इसको नाम हम हाइपोथेसिस का नाम दे सकते हैं कि एक्चुअली वी हाइपोथेसाइज के या वी एज्यूम that a particular problem can be solved using this thing. A particular type of values can be predicted this with the help of this sort of equation. ठीक है. और इस इक्वेशन के अंदर अगर मल्टीपल वेरिएबल्स हैं सो व्हाट वी डू फर्स्ट वी जनरलाइज द नंबर ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स बाय expecting it to be till n. ठीक है. n is unknown value and of course if we expand the equation to a general limit so हर एक वेरिएबल के साथ जो है उसका एसोसिएटेड
थीटा भी होगा, सो थीटा एन वी हैव टू एज्यूम, ठीक हो गया। And as I told you before, from starting from x1, we have incorporated the independent variable into this equation. But on the other hand, the starting one, theta naught, doesn't have any independent variable associated with it. So normally, conventionally, it is assumed that x naught जो है theta naught के साथ x naught आना चाहिए. X naught is equal to 1. That's why if we do not have to write it over here because it doesn't have any effect on this equation. Okay. So for convenience sake, we do not notify it in the equation. Now the thing is what here हम multiple linear regression को perform कर सकते हैं, ठीक है, by doing this thing. इस एक्सप्रेशन को मैं रीराइट करता हूँ, बट हियर द प्रॉब्लम है। ओके, एक्चुअली हाँ, मैं एच थीटा ऑफ एक्स के सामने ये इक्वेशन मैंने लिखी है। इस इक्वेशन को मैंने क्या कर लिया, सिंपलीफाई कर दिया इन जस्ट टू सिंपल टर्म्स। थीटा जितने भी थीटा है starting from theta 0 to theta n, I just represented the whole vector by using a capital theta notation, and all x starting from x naught till xn I represented with the capital X, ठीक है। अगर तो इन चीज़ों को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगी, h की वैल्यू आ सकती है, h थीटा ऑफ x जो है, ठीक है। h थीटा ऑफ x, व्हाट डज इट मीन के हाइपोथेसिस actually which I have to made on these independent variables using theta, okay, thetas, different thetas, okay. So this is the generic form of the whole मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन। अब क्या मुझे ये बता सकता है कोई कि ये जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी है, इज इट राइट और रॉन्ग टेक्निकली? सर एन हमारे नंबर्स को शो कर रहा है ना जी, ये एन है, ये एन, आपने ये वाले एन, नो नो नो, नो दिस सर, इज नॉट आपने एन, दिस इज नॉट एन, दिस इज एच। इसी ठीक है इक्वेशन सर, को वो मैंने उन्होंने रीराइट एवरेज कर दिया, निकाली हुई है, इन्होंने इस एवरेज निकाली हुई है, थीटा इज इसी इक्वल को टू ऑल मैंने थीटा क्या 1 कर, टू। इसी इक्वेशन को मैंने रीराइट कर लिया जस्ट बाय, यहाँ पे क्या है कि नंबर या ऑब्जर्वेशन बाय ऑब्जर्वेशन था, यहाँ पे मैंने क्या किया, उसका वेक्टर फॉर्म यूज कर दिया, ठीक है, कि दिस कैपिटल थीटा, दिस इज एक्चुअली कैपिटल थीटा, ये कैपिटल थीटा एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और उस वेक्टर के अंदर जितने भी थीटास हैं, स्मॉल थीटास हैं, थीटास नॉट टिल थीटा एन, इन सब की वैल्यूज पड़ी है, एक वेक्टर मैंने बना लिया एक्चुअली सारे थीटास का। इसी तरह मैंने क्या किया कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इन सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का एक वेक्टर बना लिया और उसको स्टोर कर दिया कैपिटल एक्स के अंदर, ठीक है। मीन्स सेम चीज को मैंने वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। नाउ द थिंग इज कि ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ग्रीन कलर में, वेदर दिस equation is technically right or wrong? wrong. Why it is wrong? सर मींस के अंदर सारे थीटास का सम लिखा है कैपिटल थीटा में। नहीं, जिस तरह एक्चुअली यहाँ पे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम, नहीं तो मैं फुली आपको बता देता कि ये थीटा के अंदर क्या है। लेट्स ट्राई, मींस मैंने एक कैपिटल थीटा एज्यूम किया, वेक्टर एज्यूम किया, उसके अंदर सर, मैंने अगर ठीक है सर, थीटा अगर इस तरह है तो 0, फिर तो वैलिड है।
थीटा नॉट से लेकर ओके थीटा एन तक सारी वैल्यूज जो हैं इस कैपिटल थीटा के अंदर स्टोर करें, मीन्स एक वेक्टर मैंने एक्चुअली बना लिया। जी सर, ठीक है, ठीक है, वैलिड है सर। तो ये इक्वेशन, और इसी तरह x एक कैपिटल एक वेक्टर मैंने बना लिया जिसके अंदर सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो क्या ये इक्वेशन सही है या गलत है? टेक्निकली मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सही ये सर। इक्वेशन सही है। यस सर। हाँ जी, बाकी भी कोई प्रेजेंट है कि नहीं? यस सर, ठीक है जी सर। ठीक है, यस सर। यस सर, ठीक। actually this is mathematical point of view, this is wrong because okay, what is the problem with that? Okay, whenever we do kind of matrix multiplication, okay, so we have to actually take transpose of any of the quantity over here, okay, ताकि इसके अंदर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर एक कंसेप्ट है कि नंबर ऑफ rows of first matrix shall be equal to the number of columns in the second one, कुछ इस तरह, ठीक है। तो वो means कि technical multiplication in real time perform करने के लिए what you have to do, you have to take the transpose of any of these two vectors. Okay. So by doing this, so in real time you can actually perform the multiplication. और इसी तरह एक्चुअली ये हमारे पास जी मल्टीवेरिएट जो वेरिएबल्स हैं रिग्रेशन है उसकी आउटपुट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक हो गया? So this was the difference, like actually the number of वेरिएबल डिफर्स फ्रॉम द सिंपल लीनियर रिग्रेशन। वहाँ पे जस्ट एक है, यहाँ पे मल्टीपल होंगे। आउटपुट में हमारे पास जो है जस्ट एक ही इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल होता है इन बोथ ऑफ द केसेस, वेदर इट इज सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टी वेरिएट लीनियर रिग्रेशन, या इसको हम मल्टी वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन कहते हैं। ठीक है, नाउ द थिंग इज के मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन जो है इसमें एज आई टोल्ड यू बिफोर कि अगर हमने डिफरेंट जो है एजम्पशंस फुलफिल करनी होती हैं, हमने डेटा को क्लीन करना होता है, और इसी चीज़ को अगर हम माइंड में रखें, so the thing is के sometimes if we use all the variables in independent variables for predicting any particular value, तो वहाँ पे मसला क्रिएट हो सकता है। अगर तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो आपस में वो एजम्पशंस को पूरा फुलफिल नहीं कर रहे, उसके अंदर कुछ इस तरह के वेरिएबल्स हैं जो कि आउटपुट के ऊपर जो है कम असरअंदाज हो रहे हैं, या टोटली उन पर कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है, या लेट सपोज वो उनकी वैल्यू किसी और वेरिएबल्स के साथ रिडेंडेंट हैं। सो इस तरह के जो वेरिएबल्स हैं उनका होना ड्यूरिंग द रिग्रेशन, तो वो आपके आउटपुट को काफ़ी सिवियरली जो है इफेक्ट इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आपकी आउटपुट जो है, एक प्रॉब्लम तो यह है कि आउटपुट में भी जो प्रिडिक्शन परफॉर्मेंस है मॉडल की वो उसी तरह अच्छी ना हो जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। दूसरी इसमें मसला ये हो सकता है कि obviously if you are considering multiple variables, okay, and most of them are a replica of each other or overlapped with each other, तो कंप्यूटेशन पावर भी ऑब्वियसली ज़्यादा चाहिए होगी। ठीक है, और मे बी यू कैन एक्सपेक्ट कि आपका जो है रिग्रेसर जो है वो बड़ा स्लोली परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, टू ओवरकम दिस थिंग, these issues, we have numerous kind of techniques through which we actually can refine the multivariate linear regression process. Okay, there are a number of methods in which you can perform multivariate linear regression, like all-in method, means
जितने भी आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं इन अ डेटा सेट, उन सबको आप कंसीडर कर लें और रिग्रेशन परफॉर्म करें, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हम वो इक्वेशन में हम कर रहे थे, ठीक है। या जब आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन करें लीनियर रिग्रेशन, मल्टी वेरिएट लीनियर रिग्रेशन में, तो उसमें आप क्या कर लें कि किसी मैकेनिज्म के थ्रू जो है आप पहले ये अंदाज़ा लगाएं, ये मालूम करें कि कौन सा वेरिएबल जो है आउटपुट के ऊपर, आउटपुट रिग्रेसर की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर कितना इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और आफ्टर दैट लाइक उसकी जो है सिग्निफिकेंस लेवल आपको पता चल जाए किसी इसका वेरिएबल का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, तो उनमें से जो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होंगे एट द एंड ऑफ द डे आप उनको रिग्रेशन टास्क को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, और जो इनइफेक्टिव होंगे उनको आप डिस्कार्ड कर देंगे। तो इस यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ये चीज़ जानने के लिए मल्टीपल तरीके हैं, लाइक बैकवर्ड एलिमिनेशन मेथड, फॉरवर्ड सिलेक्शन मेथड, बाई डायरेक्शन एलिमिनेशन और स्कोर कंपैरिजन, ठीक है। ये डिफरेंट तरीके हैं जिसमें आप क्या करते हैं कि जो डेटा सेट के अंदर मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनका आप सिग्निफिकेंस, एक्चुअली उनकी सिग्निफिकेंस आप मालूम करते हैं कि प्रिडिक्शन परफॉर्मेंस पे इनका क्या इन्फ्लुएंस है, कितने सिग्निफिकेंट है फॉर दिस process, okay, regression process. And out of these we will just see the case of backward elimination method, ठीक है, कि आप मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन को, परफॉर्मेंस को enhance कर सकते हैं. Actually you can simplify this thing by incorporating these few steps into the original multiple linear regression mechanism. Okay, what is that thing? Backward elimination method क्या बताता है हमें कि what we do, हम सबसे पहले जो मॉडल है, ठीक है, उसका स्टैटिस्टिकल थ्योरी अगर हम पढ़ें तो वहाँ पे एक कंसेप्ट है कि किसी मॉडल की सिग्निफिकेंस जो है आप क्या कर सकते हैं कि कितना वो इफेक्टिव है या किस तरह वो परफॉर्म कर रहा है, तो आप कोई स्कोर डिफाइन कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं सिग्निफिकेंस लेवल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि किसी वो जो मॉडल अंडर ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, उस मॉडल की हम क्या करते हैं, एक सिग्निफिकेंस लेवल सेट कर लेते हैं, ठीक है। मींस काइंड ऑफ यू में से इट कंसीडर इट एज एक थ्रेशोल्ड, मॉडल की परफॉर्मेंस की एक थ्रेशोल्ड हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। 0.05 बाय डिफॉल्ट ये कंसीडर की जाती है, लेट्स से हम डिफॉल्ट के साथ ही चलते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि जितने भी प्रिडिक्टर्स हैं, मींस इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं विच विल हेल्प अस टू प्रिडिक्ट द आउटपुट वैल्यू, उन सब के ऊपर क्या करते हैं, मॉडल को, ठीक है, वो फिट करते हैं वन बाय वन, या यू में कंसीडर के एक मॉडल है उसकी मल्टीपल रेप्लिकास बना लिए और एक एक प्रेडिक्टर के ऊपर जो है उनको बारी बारी फिट कर दिया, ठीक हो गया। ऑब्वियसली जब हम किसी वेरिएबल को यूज करेंगे तो वो आउटपुट में हमें कुछ वैल्यू देगा, ठीक है, हम उस वैल्यू को पी वैल्यू कंसीडर कर, ठीक है। ये एक्चुअली काइंड ऑफ जो है इफेक्टिवनेस हमें बताता है कि ये इन टर्न डिफरेंट स्टेटिस्टिकल वैल्यूज़ के ऊपर ये पी वैल्यू डिपेंड करती है किसी मॉडल की, और ये पी वैल्यू एक्चुअली हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर प्रिडिक्टर के ऊपर जब हमने मॉडल को ट्रेन किया तो उसकी क्या इफेक्टिवनेस थी। पी वैल्यू जितनी कम होगी वो प्रिडिक्टर उतना स्ट्रांग होगा, और जितनी ज़्यादा होगी वो प्रिडिक्टर या इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसे हम कहते हैं उसका असर आउटपुट के ऊपर उतना कम होगा, ठीक है। मैक्सिमम इसकी वैल्यू 0 to 1 के बीच में होती है, और मैक्सिमम वैल्यू का मतलब ये है हाईएस्ट पी वैल्यू का कि that predictor, that independent variable doesn't have any influence on the output value prediction, परफॉर्मेंस के ऊपर कोई असर अमल दखल नहीं है। That's why with that the predictor having low influence, उसको हम क्या कर लेते हैं, in the process discard कर देते हैं, ठीक है। And at the end
बारी बारी हम क्या करते हैं कि अगर तो हमारे पास हम टेस्ट करते हैं प्रिडिक्टर को, उसकी जो पी वैल्यू है ग्रेटर देन दिस सिग्निफिकेंस लेवल आती है, उसको हम रिमूव करते जाते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, अगेन एक दफ़ा रिमूव किया एक प्रिडिक्टर को, अगेन फिर जो बकाया प्रिडिक्टर्स थे उनको चेक किया, तो बाकी बाकी जो वो जो हैं एक रिपीटेटिव प्रोसेस है। तब तक ये हम कंटिन्यू करते हैं जब तक ये क्राइटेरिया फुलफिल मींस इट स्टॉप वर्किंग। नो मोर इट इज़ ट्रू, व्हाट डज इट मीन कि हमारे पास कोई भी इस तरह का प्रिडिक्टर अवेलेबल नहीं है जिस जो कि आउटपुट पे इफेक्ट ना कर रहा हो। एंड व्हेन दिस पॉइंट्स कम्स, व्हाट डज इट मीन कि आपका मॉडल इज रेडी। Okay, so at the end, after performing this thing, we will be left with a few variables than the original ones, maybe even one variable के साथ आप at the end आपको पता चले कि just एक ही इस तरह का variable है out of multiple independent variable available in the data set, जिसको मैं use करके ये prediction का काम perform कर सकता हूँ। ठीक है? Any question? जी, किसी को कोई क्वेश्चन हो ये मल्टी वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन से रिगार्डिंग, या जो है ये बैकवर्ड एलिमिनेशन मेथड से? No, sir. Okay, जी, good. So this is actually like the difference between simple and multiple linear regression, but still to the point we have till now we have just discussed the linear regression. ठीक है, उसके अंदर दो फॉर्म्स है, सिंपल एंड मल्टीपल। इनकी डिफरेंशिएशन किस तरह होती है? द नंबर ऑफ predictors या नंबर ऑफ फीचर्स या नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वी हैव इन द डेटा सेट। ओके, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे पास एक डेटा सेट पड़ा है जो हमें बताता है कि इन द रिसेंट लेट्स सपोज कुछ फ्रेश स्टार्टअप्स हैं और उनकी परफॉर्मेंस हमें किसी एक एरिया के अंदर वो डेटा सेट पर बता रहे हैं कि हाउ गुड दे आर परफॉर्मिंग, how much profit they are generating. Different, we have the data of multiple startups. Okay, now this revenue generation या profit generation, it actually depends on multiple factors. ठीक है जी। एंड somebody comes कि मेरे पास एक हिस्टोरिक डेटा तो है 50 स्टार्टअप्स का, एंड आई जस्ट वांट टू फिगर इट आउट कि पहली बात तो ये है कि मतलब डिफरेंट मेरे माइंड में चीज़ें हैं कि जैसे मैं कितना उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करूँ, कौन सी लोकेशन पे मैं स्टार्टअप को चलाऊँ। ठीक है, तो मुझे आप ज़रा ये बता दें कि कौन से फैक्टर का प्रॉफिट के ऊपर क्या असर हो रहा है, ताकि उसके अकॉर्डिंगली जो है मैं अपने स्टार्टअप जो है शुरू कर सकूँ। ठीक है, नाउ द थिंग इज के फर्स्ट क्वेश्चन इज, आपको कोई ये डेटा सेट देता है और आपको बताता है कि मुझे आप इस तरह के एनालिसिस परफॉर्म करके दो। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि वेदर दिस सॉर्ट ऑफ टास्क इज रिग्रेशन टास्क और क्लासिफिकेशन टास्क। Sir, regression. Why it is regression? सर क्लासिफिकेशन में हमें उन्हें उसे क्लासिफाई करना पड़ता है क्लासेस में, बट इस डाटा सेट को देखकर मुझे लग रहा है कि रिग्रेशन है। Okay. तो वो इसकी एग्जैक्ट मैं आपको रीजन नहीं देख पा रही, लेकिन वो मुझे लग रहा है। ओके, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने आपको बताया था कि इफ़ यू फिगर इट आउट कि जो वैल्यू आपने प्रिडिक्ट करनी है इन द आउटपुट, इधर इट इज़ अ काइंड ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, you have to predict, so it means कि this is actually regression task. Okay, so this is regression task। यहाँ पे actually आपने ट्रेंड एनालाइज करना है
या आउटपुट वैल्यूज प्रिडिक्ट करनी है कि इन द फ्यूचर या लेट्स सपोज एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आउटपुट हमारे पास किस तरह का आ रहा है, किस तरह की क्वांटिटी एक्चुअली आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिग्रेशन टास्क होता है। द अदर थिंग इज, सेकंड क्वेश्चन इज इट सिंपल regression or any other kind of regression? तो सर ये मल्टीपल है, सिंपल नहीं है क्योंकि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। So it is actually multivariate regression because we have multiple predictors or multiple independent variables over here. Okay. और ये जो है लास्ट वाला कॉलम हमें प्रॉफिट एक्चुअली शो कर रहा है। इसको हम जो है एज फ्रॉम द डिफिनीशन जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी उसमें हमने क्या कहा था कि प्रॉफिट मतलब डिफरेंट स्टार्टअप्स हैं, उनकी प्रॉफिट लिस्ट है और उस प्रॉफिट के ऊपर डिफरेंट फैक्टर्स एक्चुअली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा फैक्टर्स जो है ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है प्रॉफिट के ऊपर। ठीक हो गया। लेट्स सपोज कोई इस तरह का सिनेरियो, सो फ्रॉम द डिफिनीशन इट कम्स टू नो कि हमारे पास जो आउटपुट या डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं दैट इज प्रॉफिट, और बाकी जो हमारे पास जितने भी हैं कॉलम्स वी कैन कंसीडर दैट दीज आर द independent variables. Okay, this is dependent, these are independent variables. So in total we have 4 independent variables. ठीक है, इसको यूज करके, इस तरह के डेटा को यूज करके हमने क्या करना है, प्रिडिक्शन टास्क परफॉर्म करना है या इन अदर टर्म्स रिग्रेशन टास्क जो है एक्चुअली परफॉर्म करना है। ठीक है। नाउ यहाँ पे अगर आप देखें एक मिनट में न्यू विंडोज आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। Can you see the new window? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So actually जो लास्ट टाइम हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन जो है स्टडी की थी और उसके अंदर सैलरी डेटा सेट या सैलरी प्रिडिक्शन के टास्क को कंसीडर किया था, तो उसका जो कोड था, उसके जो ग्राफ्स वगैरह थे वो इस कोड के थ्रू मैंने जनरेट किए। ओके, यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई प्रीवियसली टोल्ड यू टू परफॉर्म सर्टेन टास्क एक्चुअली यू हैव टू इंपोर्ट सर्टेन लाइब्रेरीज। ठीक है, देन यू हैव टू इंपोर्ट the desired data set which was actually stored in salary underscore data CSV file। ओके, उसको पहले इंपोर्ट किया और उसके अंदर जो हमारे पास दो तरह के वेरिएबल्स हैं उनको सेपरेट किया। दो तरह के वेरिएबल्स रिग्रेशन टास्क में कौन कौन से होते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि डेटा सेट के अंदर हमारे पास होता है, एक बाकी जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। ठीक है। नाउ इफ यू रिमेंबर द लास्ट लेक्चर, वो जो फाइल मैंने स्लाइड्स के ऊपर शो की थी उसके अंदर जो सैलरी एक्चुअली डेटा सेट उसको एक स्नैपशॉट मैंने शो किया था, उसके अंदर जस्ट 2 वेरिएबल्स 2 कॉलम्स थे। एक कॉलम था एक्सपीरियंस का, दूसरा कॉलम था इसका सैलरीज का। So salary is actually the value, the entity of which the values we are we will like to predict। ठीक है, means it becomes the dependent variable, और जो बाकी experience column था it will obviously become the independent variable। so ये दो types के जो variables थे हमने separate कर दिया और दो different variables के अंदर उनको vectors के अंदर actually उनको store कर दिया। Okay, now from the definition we know that okay we just have one independent variable. What does it mean? That we can use simple linear regression to predict these salary values. Okay? So next I came and first what I did, I splitted the data into like 2 parts. One is training data set, the other one is test data set, as I talked this particular thing in the pre-processing template, but when I was discussing in the last lectures। ठीक है, सेम काम मैंने यहाँ पे splitting का perform किया। Then actually I
implemented the regressor over here. Simply क्या कर लिया कि sklearn जो है, ठीक है, उससे linear regression को import करके first I stored it in an instance, ठीक है, and then I particular that object I fit it to the training data set. Okay, and when it was fitted, so after that I was able to predict the value from of the test data sets. ठीक हो गया. एक्स टेस्ट की वैल्यूज जो कि अनसीन वैल्यूज थी, जो कि फिटिंग के दौरान मैंने यूज नहीं किए थे, इस इन वैल्यूज को, उन वैल्यूज को उठा के आई मेड द प्रिडिक्शन एंड एट द एंड एक्चुअली विजुअलाइज द सिनेरियो, मींस जो कि प्लॉट्स वगैरह जनरेट हुए थे. सो लेट्स execute this thing. Okay, so can you see the plot generated over here? Yes, sir. ओके, सो इस प्लाट को, ये प्लाट मैंने स्लाइड्स पे भी शो किया था लास्ट टाइम. इसमें हमें पता क्या चल रहा है, दो एंटिटीज यहाँ पे नोट वर्ती हैं. एक ये है कि ग्रीन डॉट्स यहाँ पे नजर आ रही, ठीक है, एंड ब्लू लाइन. The green dot is actually the actual observation which were represented in the data set. Okay, and the blue one is the actually estimated values which is calculated through our algorithm, जो कि linear regression ने इसको calculate किया है. Now if we can see, ये जो regression line है, somehow it is fitted somewhere in between these observation, जो कि मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से ओवरऑल observations के जो है ट्रेंड को पोर्ट्रे कर रहा है. ठीक है, मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन क्लोजली जो है रिलेट हो रही है. लेट्स सपोज इफ वी टेक दिस ऑब्जर्वेशन, इसके अकॉर्डिंगली इसको 90 डिग्री प्रोजेक्शन कर दें इस लाइन के ऊपर, जो इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है, दैट इज आई मीन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द samples or prediction, this one is like loosely fitted over here, but still it is close enough. Maybe अगर तो हम estimation की बात करें, so maybe it will lie somewhere between 90,000 and the actual observation is or 100,000, the estimated one, and maybe the actual one is somewhere between 100,000 and 120,000. ठीक है, maybe rupees or USD somewhere. So although this point is according to this regression lies loosely fitted, but still it is close enough. और बाकी जो हैं वो तो काफ़ी एस्टिमेशन के करीब करीब है, यहाँ से आपको पता चल रहा है. ठीक है, सो इट डिपेंड्स कि अगर आपके पास डेटा इस तरह सिंपलर है and you just have one independent variable, so you can use the what to say simple linear regressor. Okay, इसी तरह हमारे पास जो है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन भी हो सकती है. It depends what sort of data you have. Now here I am considering the data set with that 50 startups data set, जिसको अभी मैंने explain किया slides के ऊपर. तो वहाँ पे हमारे पास multiple independent variables हैं. So rest of the thing almost I have done the same thing. Okay, like here. But the last code over here, if you can see, what I am doing कि out of all the predictors available, मेरे पास जो हैं multiple जो predictors available हैं, what I am doing कि one by one मैं क्या कर रहा हूँ, different number of times same algorithm को repeat कर रहा हूँ, और उनमें से पहले मैंने प्रेडिक्टर को क्या किया, रिग्रेसर को सारे वेरिएबल्स के ऊपर जो है वो फीड कर दिया. फिर उसकी समरी मैंने जनरेट की, उनमें से देखा कि कौन सा जो वेरिएबल है वो p ग्रेटर देन SL वाले क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है, जिसकी वैल्यू p वैल्यू जिस प्रेडिक्टर की वाज ग्रेटर देन द सिग्निफिकेंस लेवल.
सो उसको मैंने सिंपली नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या कर दिया, नेक्स्ट स्टेप में उसको रिमूव कर दिया. फॉर इंस्टेंस, after executing and generating the summary, I came to know that out of all the variables available over here, the variable number 2, let's say, okay, that is I mean uh, it it had the p value greater than SL, तो उसको मैंने नेक्स्ट टाइम कंसीडर नहीं किए. इस तरह एट द एंड मेरे पास जस्ट दो ऐसे प्रिडिक्टर्स रहे जिनकी वैल्यू SL से कम थी. उनको मैंने क्या कर लिया, एट द एंड ऑफ द डे उनको अपने पास सेव रखा. मीन्स के it these two variables, independent variables, has maximum influence on the prediction value. ठीक है, तो इसी तरह मैंने क्या कर लिया, अपने रिग्रेसर को, मल्टीपल लीनियर रिग्रेसर को जो है इम्प्रूव कर दिया यूजिंग बैकवर्ड एलिमिनेशन मेथड. अब ये जो मैकेनिज्म यहाँ पे मैंने किया है, दिस इज एक्चुअली मैनुअल. ठीक है, means first of all I am fitting to all the independent variables. फिर उसके बाद समरी में जनरेट कर रहा हूँ, फिर मैनुअली उसमें से देख रहा हूँ कि कौन सा जो है प्रिडिक्टर उस थ्रेशोल्ड से ऊपर जा रहा है, and then I am eliminating that one, then again I am fitting. ठीक है, and this kind of steps I am doing multiple times in a manual way. इसके बरअक्स आप क्या कर सकते हैं, सेम काम सिंपली यू कैन जस्ट लूप दैट, ओके, बाय इम्प्लीमेंटिंग द लूप. ठीक है, सो एट द एंड ऑफ द डे, सो इफ लेट्स सपोज इफ वी execute this code, okay, so this is the new kind of plot we have generated over here. This is actually the graph which states that we have number of independent variable over here and on the x-axis, and this graph is said like variable covariance matrix. Okay, कि आपस में रिलेशन डिफरेंट जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं उनके आपस में को रिलेशन एक्चुअली फाइंड करते हैं. And we, from this matrix, we can see that which two variables are exhibiting and like whether they are redundant or not, and like we can refine the data set. Okay, and the other thing is कि इसके जो final हमारे पास graph है, I didn't represent that one, so you can just like using the this code visualization code. So is multiple linear regressor के at the end of जो predicting values हैं, ठीक है, तो वो आप जनरेट, वो वाला प्लॉट भी आप जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, सही है. जो आपने प्लॉट शो किया ये ओवरऑल है या नहीं, ये ओवरऑल नहीं है. यहाँ पे मैं जस्ट ये जो चार हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, ठीक है, उनकी आपस में को रिलेशन शो कर रहा हूँ. उसको को रिलेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ. लेट्स सपोज, एक मिनट, जिस तरह वो आपने भी बताया था ना कि बैकवर्ड एलिमिनेशन में जब पहले आपने वो एक अरे के अंदर पांचों हमने वेरिएबल्स डाल दी थे, उसके बाद आपने कहा था नीचे हमने अजम्पशंस के लिए दो वेरिएबल्स को इंक्लूड किया. उसकी अच्छा, इसमें सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ कि हमारे पास, एक मिनट, अच्छा, आर एंड ये देखें, हमारे पास जो 50 स्टार्टअप जो डेटा फाइल थी उसके अंदर चार इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे. एक था R&D स्पेंड, एडमिनिस्ट्रेशन, मार्केटिंग स्पेंड. ओके, लेट्स सी. सो इन चार वेरिएबल्स को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं, उनका आपस में रिलेशन जस्ट चेक कर रहे हैं कि हाउ एक्चुअली दे को रिलेट विद ईच अदर, और लाइक what kind of behavior they possess, whether they are redundant or some significance. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर तो हम चेक करें कि R&D स्पेंड और जो हमारे पास
सेकंड वेरिएबल था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज फर्स्ट हमारे पास R&D स्पेंड था, सेकंड इंडिपेंडेंट हमारे पास था एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कितना स्टार्टअप ने कितना पैसा खर्च किया, ठीक है, लेट्स सपोज। इन दो वेरिएबल की अगर हम बिहेवियर चेक करें तो वी सी के यहाँ पे काफ़ी इरेगुलर पैटर्न है, और इस इरेगुलर पैटर्न को एजम्पशंस के साथ अगर हम मैच करें तो इट नो लॉन्गर ओबेज द दोज एजम्पशंस। तो हम कहते हैं कि यार ये जो है विजुअली हम इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दो जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं, अगर तो मैं अपने प्रेडिक्शन के दौरान इनकी कम्बिनेशन रखूं तो इट इज़ नॉट दैट मच गुड। इसके बरक्स अगर R&D स्पेंड और जो हमारे पास थर्ड वेरिएबल था इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज मार्केटिंग स्पेंड, ठीक हो गया। सो यहाँ पे थोड़ा सा रिफाइंड ट्रेंड आ रहा है एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन, ठीक है। मीन्स अगर तो मैं इन दो सेक्टर के अंदर, ठीक है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करूं तो मेरे जो ओवरऑल